जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 22 नवंबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए इन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आप यूपीपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओएआरओ, पीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी में सिलेक्शन चाहते हैं तो आज ही इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए। इतने मैं सिलेक्शन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ बैचेस नहीं है, प्रॉपर सिलेक्शन की तैयारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहली चीज तो प्रॉपर सिलेबस कवर करवाया जाता है ए टू जेड, प्लस लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ पूरे आपको कंटेंट मिलते हैं, मटेरियल मिलते हैं। मतलब आपको कहीं और से, मतलब कहीं और भटकने की जरूरत नहीं, बस एक बार कोर्स ज्वाइन करना है और सिर्फ पढ़ना है। और इतना ही नहीं, लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाई जाती है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज सब अवेलेबल है। प्लस साथ ही साथ एक मेंटर भी दिए जाते हैं जो आपके रियल टाइम बेसिस पर आपके डाउट्स को सॉल्व करते हैं, प्लस आपको गाइड भी करते हैं कि कैसे सिलेक्शन लेना है। तो इसीलिए आज ही इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो और कोर्सेज को ज्वाइन करो। और अगर आप बताएंगे कि आप करंट अफेयर्स के हमारे लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे मुझे बताना लिखकर कि आपने कोर्स ज्वाइन किया है। और ये है हमारे टॉपिक्स, जिनको हम लोग एक एक करके आज कवर करेंगे। तो देखो, आज के जो टॉपिक्स है ना, ज्यादातर सुनने वाले टॉपिक्स हैं। जैसे कि अगर पहले वाले टॉपिक की बात करें तो उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है यार, काफी ज्यादा केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। जुडिशरी पे बर्डन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एक मोटे मोटे आंकड़े की बात करूं मैं तो 4.5 से लेकर 5 करोड़ केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही पेंडिंग है। सोचो आप, 4.5 से 5 करोड़ केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही है। जजेस का वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, राइट? तो इसकी को मजबूत करना है, तो उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है। तो ये वाला आर्टिकल ज्यादातर आपके सुनने वाला है। फिर इंडिया और अफ्रीका के रिलेशनशिप को जो है वो हम लोग कवर करेंगे, राइट? इसमें कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आप नोट डाउन जो है वो कर सकते हो, जो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, जो आप मेंस में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर, साल में एक दो बार तो ये टॉपिक हर साल नजर आता ही है। तो आसाम के अंदर इसके केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं और बड़ा खतरनाक है ये। इसमें पता है आपको, मोर्टेलिटी रेट 100% तक का है। तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स हम लोग जानेंगे जो आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसकी अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं आई है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, ये है रुद्र ब्रिगेड्स का टॉपिक। तो रुद्र ब्रिगेड जो है गाइस, एक परमानेंटली इंटीग्रेटेड ऑल आर्म्स फॉर्मेशन है। इन्फेंट्री, आर्मर, आर्टिलरी, यूएवीज, लॉजिस्टिक्स, सब एक ही कोहेसिव स्ट्रक्चर में इसमें रखा गया है। तो आइए इस पर हम लोग बात करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफेंस के पर्सपेक्टिव से। अच्छा, बाय द वे, आई वुड लाइक टू टेल यू, एक स्टूडेंट है हमारे रेगुलर जो फॉलो करते हैं, बड़ी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो उनका एक क्वेश्चन था कि सर, ये जो मिलिट्री फोर्सेस हमारी कंट्री के अंदर कौन सी है, आपने जो है बताया था कि फोर्सेस जो है, देखो मैंने आपको बताया था, पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने आपको हमेशा बोला है कि हमारी कंट्री के अंदर 3 फोर्सेस नहीं है, 4 फोर्सेस जो है वो, मतलब हमारे, वैसे तो हमारी कंट्री के अंदर काफी सारी फोर्सेस हैं, बट जनरली जब भी बात होती है हमारी कंट्री की फोर्सेस की, तो हमारे दिमाग में सिर्फ 3 ही फोर्स, जो स्पेशलाइज्ड फोर्स हैं, वो ध्यान में आती है, जिसका नाम है इंडियन आर्मी, ऑब्वियसली इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। यस, तो हमारी जो 3 फोर्सेस का नाम ही हमारे दिमाग में आता है। बट मैंने आपको बोला था कि जब भी आप अपने आंसर्स को लिखेंगे या किसी के सामने भी इंडिया की फोर्सेस को रिप्रेजेंट करेंगे तो डोंट फॉरगेट अबाउट इंडियन कोस्ट गार्ड, राइट? तो मैंने ये चीज कही थी, राइट? बट अगर क्वेश्चन आता है कि मिलिट्री फोर्सेस हमारी कौन सी है, तो 3 स्पेशलाइज्ड मिलिट्री फोर्सेस हैं, ऑब्वियसली आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। बट अगर इन जनरल आपसे पूछा जाए कि हमारी कंट्री के अंदर फोर्सेस कौन सी है, तो डोंट फॉरगेट इंडियन कोस्ट गार्ड। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज ये मेंशन करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया की कोस्ट लाइन काफी बड़ी है, पहली चीज तो। दूसरी चीज, ये सिविलियन प्लस मॉनिटरिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करना और सिविल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। तो इसको भी भूलना नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह आता है कि जब भी आप फोर्स की बात करो तो डोंट फॉरगेट अबाउट इंडियन कोस्ट गार्ड। गॉट इट? चलिए, इंडिया और यूएसए की एक एलपीजी डील हुई है, तो उस पर भी हम लोग जो है वो थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एनीवेज, तो ये सब टॉपिक्स हैं आज के, जिनको हम लोग एक एक करके कवर अप करने वाले हैं। ज्यादातर टॉपिक सुनने वाले होंगे आपके, तो ध्यान से मेरे जो भी चीज बता रहा हूं उसको सुनिए, और जो नोट डाउन करने को बोलूंगा वो नोट डाउन करिएगा। तो अब पहला जो टॉपिक है, इसमें हम लोग बात करेंगे इंडिया की लोअर जुडिशरी के बारे में।
बहुत ज्यादा केसेस जो है वो गाइस पेंडिंग है, आप सभी लोग जानते ही हैं। बहुत लोड है हमारी जुडिशरी के ऊपर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने साफ कहा है कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी में स्टैग्नेशन का सीधा संबंध मैसिव पेंडेंसी और प्रोलॉन्ग्ड लिटिगेशन से है। आपको ऑलरेडी पता है कि लंबे समय तक केसेस जो है वो चलते ही रहते हैं, काफी सारे केसेस जो है वो पेंडिंग है। यही कारण हम लोग को, ये दो कारण हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जिसके चलते लोअर जुडिशरी जो है वो बढ़ नहीं पा रही है आगे, यानी कि अपने केसेस को रिजॉल्व नहीं कर पा रही, उसी प्रॉब्लम से जो है वो फंसी हुई है, राइट। तो मेन प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को क्या देखने को मिलती है? कोर प्रॉब्लम पेंडेंसी क्राइसिस। क्या है कोर प्रॉब्लम? पेंडेंसी क्राइसिस। यहां पर देखो, पेंडेंसी क्राइसिस सबसे बड़ी प्रॉब्लम। यह आंकड़ा चाहो तो लिख लो, हमारी कंट्री के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 4.69 करोड़ केसेस पेंडिंग है। ये भारत का कुल केसेस के लोड का लगभग 90% है, 90%। हमारे यहां पर सैंक्शन जजेस जो है वो कितने हैं? एक, सॉरी 25,873, सॉरी 43,000, 25,843। और कितने जजेस काम कर रहे हैं? 21,122। ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, बिल्कुल याद कर लो ये अभी के अभी। हमारी कंट्री के अंदर हर 10 लाख लोगों के लिए सिर्फ 21 जज हैं। हर 10 लाख लोगों के लिए, 1 मिलियन लोगों के लिए मात्र 21 जजेस हैं। ये याद कर लो, ये बड़ा अच्छा रहता है किसी के सामने बात करते समय भी ये वाली चीज, इस चीज का जिक्र करना, तो आपकी नॉलेज को भी शो करता है। और सेकेंडली आप अपने मेंस के आंसर्स में ये चीज लिखेंगे तो काफी इंप्रेसिव रहेगी आपकी कॉपी। तो अब देखो, कांड तो यहीं पर ही है हम लोग को देखने को। अच्छा, व्हाट इज द सोल्यूशन की जजेस की संख्या बढ़ा दें, है ना? दिस इज सोल्यूशन, राइट? यार एग्जामिनेशन में जजेस की रिक्रूटमेंट है वो बढ़ा दें। इज दिस अ सोल्यूशन? क्या लगता है आपको? एक जनरल चीज पूछ रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाओ। इट इज द सोल्यूशन, यस, बट द पॉइंट इज दैट हर किसी को हम जज नहीं बना सकते हैं। जज की कुर्सी में जैसे हर किसी को आईएएस नहीं बना सकते हैं, हर किसी को आईपीएस नहीं बना सकते हैं, राइट? ऑब्वियस ही बात है। लोग बोलते हैं कि अरे यार, हमारी कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर इतना डिस्टर्ब हो रहा है, फोर्सेस के अंदर लोगों को शामिल करो, लोगों को शामिल करा रहे, अंगूठा छाप लोगों को शामिल कर दें क्या? है बेवकूफों को शामिल कर दें क्या? ये एग्जाम इतना टफ जो है वो इसीलिए है बिकॉज ये एग्जाम टॉप मोस्ट ऑफिसर्स का एग्जाम है, और टॉप मोस्ट ऑफिसर जो होते हैं वो ऐसे ही कॉमन मैन से निकल कर नहीं आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स। आपको पहले ब्यूरोक्रेट माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। सिर्फ पढ़ने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, होता है ऑब्वियस ही बात है, पढ़ना पड़ता ही है। वो गधा आदमी पढ़ भी नहीं पाते, तो इसलिए वो तो आउट बाहर है। तो ऐसे लोगों को आप ब्यूरोक्रेट बनाना चाहते हो क्या? कि जिनको प्रॉपर कोर्सेज की जानकारी नहीं है, जिनको सिलेबस नहीं पता, जिनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है टॉपिक्स की। चलो ठीक है, अब आपने मान लिया कि पूरे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, सब कुछ है, रट्टू तोता है एक इंसान, बट एथिकली बेकार है? क्या उसको बना दोगे आप ऑफिसर? उसका माइंडसेट जो है वो अभी भी लड़कियों के प्रति, समाज के प्रति गलत है, कास्टिज्म वाला माइंडसेट है, तो उसको बना दोगे क्या? इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए यू नीड क्वालिटीज। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं अपनी पर्सनालिटी पर ज्यादा फोकस करो, और यही पर्सनालिटी होगी आपका, यही आपका डिसिप्लिन होगा जो आपको ऑफिसर बनने के लिए हेल्प करेगा। अपने आप को आज से ऑफिसर मानिए। ऑफिसर मानने का मतलब ये नहीं कि आप स्ट्रिक्ट हो जाएं, घर वालों से बदतमीजी करें। ऑफिसर्स कभी बदतमीजी नहीं करते, दे आर वेरी प्रोफेशनल्स इन देयर वर्क। आप डिसिप्लिन में रहिए। आप जैसे अपनी, भाई कल को आप एसडीएम बनेंगे, राइट? तो आपको जन सुनवाई में जाना है तो जाना है भाई। जैसे आज आज आपको पढ़ाई करनी है, आपको 8 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा, जितना भी आपने डिसाइड किया उतनी देर आपको पढ़ाई करनी है, दैट मीन्स करनी है। तो अपने आप को एक ऑफिसर मानो ना, कि भाई मैं एक एसडीएम ऑफिसर हूं, मैं एक डीएम हूं, मैं एक आईएएस, जो भी मानते हो वो लिख दो अपने टेबल पर जहां पर पढ़ते हो बैठकर। अब अपना नाम लिखो, उसके आगे लिखो आईएएस, एसडीएम, या जो भी पोस्ट आपको चाहिए, एसपी, डीएसपी, वो लिखो और बैठो। सुबह से लेकर रात तक की ये सोचो कि ये मेरा ऑफिस है, एंड ये सब जो पढ़ाई में कर रहा हूं, दीज आर माई टास्क दैट आई हैव टू फिनिश। तब लगेगा कि यू आर लिटरली वर्किंग लाइक एन ऑफिसर। बट नहीं, हमें तो यार, हम तो सोच रहे हैं कि इसे पढ़ाई कर लेते हैं, हो जाएगा। तो हर कोई ऑफिसर नहीं बन सकता, इट नीड्स सम काइंड ऑफ मेरिट्स टू बिकम एन ऑफिसर।
आपको वो योग्यता चाहिए ऑफिसर बनने के लिए, हर किसी को बैठा के जज नहीं बनाया जा सकता। दैट्स व्हाई वी डोंट हैव टैलेंटेड पीपल ना इनफ। है हमारे यहाँ लोग, बट एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी इज डिफरेंट भाई। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी डिफरेंट नहीं होती तो यूपीएससी या पीएससी में पहले ही लिख दिया होता कि आईआईटीएनसी आना, या लिख दिया होता कि जिसके 12th में 99% है गुरु, बस वही एग्जाम देने आइए वरना लोग मत आइए। बट क्यों नहीं है ऐसा? इसलिए नहीं है कि किसी के 99% या 100% क्यों ना आ जाए एग्जाम में मार्क्स, बट यूपीएससी या स्टेट पीएससी उसको ऑफिसर नहीं लेगी अनटिल अनलेस उसके अंदर वाली क्वालिटी ना हो। तो सिर्फ पढ़ना इज नॉट इंपॉर्टेंट, पढ़ना इज इंपॉर्टेंट बट सिर्फ पढ़ना इज नॉट इंपॉर्टेंट। यू हैव टू मेक योर, मतलब बोलते ना ऑरा, कि जब आप गेट खोले, आपने देखा हो कई बार गेट खुलता है किसी जगह का, और जब कोई एक व्यक्ति एंटर करता है उसके चाल से, उसकी शक्ल से, उसके ऑरा से, उसके कॉन्फिडेंस से समझ में आ जाता है कि यार ये ऑफिसर है। आप देखिएगा कोई बड़े अधिकारी के आसपास अगर आप कभी रहे हो, मैं तो रहता हूं, कभी रहे हो आप, तो आप नोटिस करना कि जब वो एंटर करता है ना रूम में, या करती है रूम में, तो बहुत उसको बताने की जरूरत नहीं गला फाड़ के कि आई एम एन ऑफिसर, वो क्लियर रहता है। तो मेक श्योर कि आपकी पर्सनालिटी वैसी बने, सिंपल, सोबर, कॉन्फिडेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, यस। तो दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू बिकम एन ऑफिसर। ये हेल्प करेगा आपको ऑफिसर बनने में। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैंने आपको जो है वो क्या बताया, देखो ये चीज, ये फैक्ट ध्यान में रखना जरूरी है। तो इतनी प्रॉब्लम्स है हमारे, इससे साफ समझ में आ रहा है कि यार दिक्कत यहां पर यही है, वर्कफोर्स की कमी, प्लस कुछ ऐसे कानून हम लोग को देखने को मिलते हैं जो आउटडेटेड है, जिसमें बाहर निकलने का कोई वो नहीं रहता है ना। बट मेन चीज मेरा मानना हमेशा से ये रहता है, पता है, ये मैं जेन्युइन आप लोग को एडवाइस जो है वो करूंगा, जितना पॉसिबल हो सके उतना आउट ऑफ द कोर्ट मैटर को रिजॉल्व करना चाहिए। पर्सनल लेवल भी बता रहा हूं मैं आप लोगों को, कि कभी आपके साथ ऐसी कोई घटना ना घटे जिसमें कि आपको लगे कि नहीं यार चलो केस फाइल कर देते हैं, कोर्ट चले जाते हैं। आई एम लिटरली टेलिंग यू, भले ही आपका थोड़ा सा नुकसान हो झेल लेना, बट कोर्ट मत जाना। क्योंकि तुम एक बार कोर्ट जो है वो चले गए ना, तो सालों साल तक घिसते जाओगे और किलपते जाओगे। ये मैंने खुद देखा है, और मैंने तो काफी बर्बादी होती हुई देखी है कोर्ट केस के चलते। एक फैक्ट है जो, अगेन एक चीज जो है वो लिख लो आप, आर्टिकल 233 से लेकर आर्टिकल 237, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग लोअर जुडिशरी के रिक्रूटमेंट, कंट्रोल और प्रमोशन को ये रेगुलेट करता है। लिख लीजिएगा। अब हमारी कंट्री के अंदर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स होती हैं, सीनियर सिविल जज या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं, सिविल जज जूनियर डिवीजन के होते हैं। रिक्रूटमेंट के दो पाथवेज होते हैं, लोअर जुडिशियल सर्विसेज के लिए फ्रेश ग्रेजुएट जो है वो लाया जाता है, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता केसेस हैंडल करने का। हायर जुडिशियल सर्विसेज से जो भी एडवोकेट्स जिनके पास 7 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस होता है, तो उनको रख लिया जाता है, राइट। तो ये आपको बेसिकली रिक्रूटमेंट के पाथवेज पता होना चाहिए, राइट। एक तो डायरेक्ट एग्जाम जो है वो दिया आपने, एग्जाम देने के बाद जो है फ्रेश ग्रेजुएट जो है वो आ जाते हैं। अब जो एग्जाम देकर जज बनते हैं उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता, और एक रास्ता ये होता है कि एक वकील है कोई हाई कोर्ट का, जिसने 7 ईयर्स तक प्रैक्टिस जो है वो करी है, 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो ही और शी कैन अप्लाई, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को होती है, लेकिन वैकेंसीज अभी भी कम है। पहले ट्रेडिशन चलता था कि सीनियर एडवोकेट्स के अंडर जो है वो अप्रेंटिसशिप होती थी, अब ये सब चीजें वीक हो गई हैं, तो बहुत प्रॉब्लम्स है, ठीक है। प्रोसीजरल और एडमिनिस्ट्रेटिव डीले भी हम लोग को बहुत ज्यादा जो है वो देखने को मिल रहा है। पता है आपको, अगर आप इस वाले पॉइंट्स को जो है वो देखेंगे, रोजाना 2 घंटे क्लेरिकल काम में जो है वो आजकल लग रहा है। समझ में आ रहा है? यानी कि जजेस जो है उनको लिखा पढ़ी में जो है वो, रेदर देन केसेस को सुनना सॉल्व करने की जगह, वो रोज 2 घंटे एटलीस्ट ऑन एन एवरेज खर्च कर रहे हैं अपने पूरे टाइम का। किस चीज में? सिर्फ लिखा पढ़ी में। जजेस का काम जो है वो जजमेंट देना, केसेस को जो है वो सुनना, सुनवाई करना, बट वो अपने कैबिन में बैठकर केसेस को पढ़ रहे हैं, लिखा पढ़ी जो है वो करवा रहे हैं, क्लरिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में अपना टाइम दे रहे हैं। सब ये वकालतनामा फाइल करवाना, समन्स भिजवाना, फाइलिंग करना, लिस्टिंग करना,
मेरे हिसाब से अगर ये चीज सॉल्व करनी है तो इसके लिए एक अलग प्रॉपर स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट जो है वो होना चाहिए। जजेस सिर्फ जजमेंट का जो है वो काम करें और बाकी इसके लिए एक प्रोफेशनल्स वहां पर अवेलेबल होने चाहिए जो होते हैं कोर्ट में। बट यस यू नो हाउ थिंग्स वर्क। सुबह 10:30 बजे तक मिनिस्टीरियल टास्क में समय चला जाता है, एविडेंस, आर्ग्यूमेंट्स, जजमेंट राइटिंग के लिए समय जो है वो कम बचता है। तो इसलिए फिर कई बार तो ऐसा भी होता है, डेट जो है वो दे देते हैं जज कि इस डेट पे जो है वो तुम्हारी सुनवाई होगी, और कई बार जो है वो इतना वर्कलोड जो है वो रहता है कि उस डेट पे सुनवाई नहीं होती, फिर नेक्स्ट डेट जो है वो देनी पड़ती है, वो भी फिर नेक्स्ट मंथ आती है। मेरा केस चला था 10 साल तक, आई नो वेरी वेल कि हाउ थिंग्स वर्क। और सड़ा सा केस, छोटा सा, जिसमें पूरे एविडेंसेस सब कुछ है, सब कुछ सब रेडी है, हर चीज पूरा साफ केस है, फ्रॉड का सब कुछ नजर आ रहा है, सब कुछ दिख रहा है, बट डिलेस बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इनएक्सपीरियंस, जजेस कोर्ट रूम कल्चर ना समझ पाने से क्वालिटी ऑर्डर जो है वो नहीं दे पाते, कई बार ये भी होता है। तो काफी सारी चीजें हैं, ये बस सुनने वाला टॉपिक था इसमें। ठीक है। पार्टीशन सूट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे काफी सारे केसेस जो होते हैं वो अलग अलग मैटर्स के होते हैं, है ना। जैसे एक केस है उसमें सिविल मैटर भी है, क्रिमिनल मैटर भी है, राइट। तो ऐसी चीजों में काफी डिले हो जाता है। ऑर्डर 21 में 106 रूल्स होते हैं जिसको एग्जीक्यूट करने में डिले होता है। 70% सिविल डिस्प्यूट्स एग्जीक्यूशन स्टेज पर अटक जाते हैं। रिटन स्टेटमेंट फाइलिंग की 90 दिन की लिमिट हम लोग को देखने को मिलती है। तो बहुत मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, प्रोसेसिंग वाली प्रॉब्लम आप देख रहे हो कि प्रोसेस की, एडमिनिस्ट्रेशन की, ये वाली प्रॉब्लम्स कोर्ट में काफी ज्यादा है। जो आपको प्रॉब्लम बस गंभीरता से समझना है और इसको रिजॉल्व करने के लिए यस टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 12A, इसमें लिखा हुआ है कि मैंडेटरी प्री सूट मीडिएशन है कि भाई अब, बट ये चीज सही रहता है कमर्शियल कोर्ट्स की अगर हम लोग जो है वो चर्चा करें तो कई बार ऐसा भी होता है कि मामला जो है कोर्ट कोर्ट में जैसे ही जाता है तो फिर जज जो है वो बोलते हैं कि भाई आपको थोड़े समय का 90 डेज का हम समय जो है वो दे रहे हैं कि आप जो है, या फिर अगर हम इसकी बात करें जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं, डिवोर्स के केसेस वगैरह जो फाइल होते हैं, तो म्यूचुअल डिवोर्स के उसमें 6 महीने का कूल ऑफ पीरियड रहता है, तो उसमें वेट करना रहता है। केस लगा ही हुआ है क्योंकि कुछ कर नहीं सकते ना। कंज्यूमर केस में भी यही होता है कि कंपनी मतलब एक टाइम दे दिया जाता है कि 90 डेज का, कि 90 दिन के अंदर कंपनी है और जिसने डिस्प्यूट जो है वो फाइल किया है वो दोनों आपस में अगर सुलझाना चाहो तो सुलझा लो। वो बाकी ये बात तो अच्छी है, पर अल्टीमेटली केस पेंडेंसी तो आती है ना उसी में। तो ऐसी चीजें भी हैं, या तो उसको पहले ही केस फाइल होने से पहले ही आउट ऑफ द कोर्ट जो है वो ऑप्शन दे दो, उसके बाद फाइल करो। तो ये प्रोसीजर्स पर काम करना जरूरी, थोड़े सुधार लाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो रिफॉर्म्स की बात यही की जा रही है इसी तरीके से। नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये बेसिकली पुराने केसेस जो है उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करो उस पर फोकस कर रहा है, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने पर फोकस कर रहा है। ई कोर्ट्स हमने स्टैब्लिश कर दिए हैं, 18,735 कोर्ट्स डिजिटलाइज्ड हुए हैं। वैन कनेक्टिविटी हम लोग ऑलरेडी प्रोवाइड जो है वो करा रहे हैं, यानी कि वो इंटरनेट की। ई सेवा केंद्र जो है वो स्टैब्लिश किए जा चुके हैं। 17 स्टेट्स में जो है वो वर्चुअल कोर्ट्स जो है वो शुरू हुई है, लेकिन इसका एक्सपेंशन और इंप्लीमेंटेशन अभी भी स्लो है। 3.34 लाख केसेस जो है वो डिस्पोज हुए हैं। सेंसिटिव मैटर्स में रिलीफ भी मिली है जैसे कि पॉस्को। बट यस चैलेंजेस तो अभी भी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। मिनिस्टीरियल कोर्ट्स मैंडेटरी 6 से महीने का अप्रेंटिसशिप, हाई कोर्ट के साथ एटलीस्ट 10,000 और जजेस की हमें आवश्यकता है। ये वाला फैक्ट लिख लेना, इंडिया को अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड मीट करना है तो हमें एटलीस्ट 10,000 और जजेस जो है वो ऐड करने पड़ेंगे। ये वाला पॉइंट लिख लीजिएगा।
जो प्रोसीजर्स की प्रॉब्लम है उसको हम लोग जो है वो रिजॉल्व करें, टाइम पर जस्टिस प्रोवाइड कराएं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जो मैं आपको बोल ही रहा था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाले पॉइंट। एआई बेस्ड सिस्टम पर फोकस करें, डिजिटाइज रिकॉर्ड पर फोकस करें, परफॉर्मेंस एनालिटिक्स पर फोकस करें, है ना। ठीक है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन से, टेक्नोलॉजी से काफी सारी चीजें जो है वो रिजॉल्व हो सकती हैं फास्ट। बट अगेन द प्रॉब्लम कम्स हियर कि हमारे पास स्किल्स ही नहीं है उसको यूज करने की। तो ये भी तो चीजें होती हैं, बट होगा समय के अकॉर्डिंग चीजें सही होंगी। अब वैसे भी हम लोग काफी तेज रफ्तार से जो है वो आगे बढ़ने पर टारगेट कर रहे हैं। एनीवेज, अब इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन का ये टॉपिक है, तो आइए इसको कवर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो अब देखिए गाइस, इंडिया को आज की डेट में जरूरत पड़ रही है कि हम दोबारा से इंडिया अफ्रीका फोरम समिट जो है, चौथा चौथा इंडिया अफ्रीका फोरम समिट जो है, इसको रिवाइव करें। 2015 के बाद भी समिट ना होने से एंगेजमेंट में गैप आया है, लेकिन कई डेवलपमेंट्स ये दिखाते हैं कि पार्टनरशिप अभी भी मजबूत है और डीप होने की जरूरत है। मतलब कुल मिलाकर इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन अच्छे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि जो फॉर्मल, जो हमारी समिट चलती थी, वो दोबारा से जो है वो शुरू हो जाए। तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, बट आप तो आर्टिकल सुनिए, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है आपके लिए लिखने का। तो अब ऑब्वियस सी बात है गाइस, इंडियन ओशियन से हमारे यहाँ पर ट्रेड जो है वो सदियों से चला आ रहा है, कपड़ों में, मसालों में, गोल्ड में, है ना। सोशियो कल्चरल बॉन्ड काफी अच्छा है। दिल्ली में जाके देखिए आप, काफी सारे अफ्रीकन आपको घूमते मिलेंगे पहाड़गंज में। हाँ, मैं बड़ा अचंभित था। हमारे देश में एक एक लड़की थी, मैं एक सेमिनार में गया था, एक कोचिंग में, तो नाम ही लूंगा कोचिंग का। मैं बस वहां पे खड़ा था, मतलब करोल बाग मान लो, आप समझ गए होगे, काफी सारे लोग। करोल बाग में था मैं, करोल बाग गेट नंबर 7 मेट्रो का, 7 ही है पता नहीं क्या है। वहीं पे उसी के सामने एक जूस की शॉप थी। उस जूस की शॉप पे एक अफ्रीकन खड़ा हुआ था, एक लड़की खड़ी थी। अनार जो होता है ना, अनार खाने का, तो उसका रस वो मांग रहा था दुकानदार से। अब वो पूछ रहा था कि व्हाट इज दिस, तो वो दुकानदार बोले अनार। एक लड़की जो आईएएस की तैयारी कर रही थी, तो वो जूस पी रही है अनार का। अब ये यही मैं आपको चीज बताता हूं, देखिए बात समझिएगा। क्या होता है कि जब आप बनना चाहते हो एक ऑफिसर, तो आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। इंग्लिश की लैंग्वेज की नॉलेज, हिंदी लैंग्वेज की नॉलेज, क्योंकि जब आपसे कोई, इंग्लिश स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। आप कल को एसडीएम है, डीएसपी है, आपके पास कोई व्यक्ति अगर आता है, आप क्योंकि बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो, छोटे लेवल की तैयारी नहीं है गुरु, क्योंकि आप डील करोगे फॉरेनर से भी। तो आपके पास कोई फॉरेनर आएगा तो आपकी लैंग्वेज साफ होनी चाहिए ना, कि आप समझा सको उसको। अब वो लड़की उसको समझा नहीं पा रही थी कि फ्रूट कौन सा, उसको नाम ही नहीं पता था उसका, इंग्लिश में क्या बोलते हैं अनार को। सोचिए आप। तो मैंने फिर इंटरवीन किया। तो गेम इज दिस भाई, ये एग्जाम इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको नॉलेज हर चीज का, किसी जगह पे जा रहे हो, किसी मंदिर पे जा रहे हो, तो उसकी जानकारी रखो कि भाई ये मंदिर है तो उसकी हिस्ट्री क्या है, बना क्यों। ज्यादा नहीं डेप्थ में घुसना है, डेप्थ में नहीं कि पता लगे आपको उस पर थीसिस नहीं बनानी है। आपको सिर्फ एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि कल को कोई आपसे इसके बारे में पूछे, तो एटलीस्ट यू हैव फ्यू वर्ड्स टू टॉक। क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हो आने वाले समय में, देश चलाओगे भाई, तो उसके लिए जानकारी, नॉलेज होना जरूरी है। क्यों बोल रहा हूं मैं ये सब चीजें, क्योंकि एक बार यूपीएससी ने तांडव पूछ लिया था कि तांडव बताइए। पूछते ना आपके सिविल सर्विसेज में आते ना क्वेश्चंस, प्रीलिम्स पे भी उठा के देख लो आप, आपके सिलेबस में है। कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, यही चीज पर तो पढ़ना है। तो ये ऐसी चीजें जहां भी देखे, नॉलेज बढ़ाओ भाई अपना। तो अफ्रीका, अफ्रीका के साथ फॉर्मल समिट्स बंद हो गई थी, तो अब हम बोल रहे हैं दोबारा से इसके साथ समिट शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे इनके साथ रिलेशन बड़ा स्ट्रांग है। आपको अफ्रीकन काफी सारे दिखाई देंगे इंडिया के अंदर। कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस भी हमने बहुत ज्यादा शेयर किए हुए हैं। अफ्रीका को भी ब्रिटिशर्स ने प्रताड़ित किया है, हमें भी प्रताड़ित किया है ना। उनके यहाँ भी रंग भेद हुआ, हमारे यहाँ भी रंग भेद हुआ। इंडिया ने सपोर्ट किया अफ्रीकन लिबरेशन मूवमेंट्स में, बहुत हमने हेल्प करी अफ्रीकन की कि वो आजाद हो।
एंटी अपार्थीड कैंपेन्स, ग्लोबल फोरम्स पर भी हमने मिलकर काम किया। नॉन अलाइंड मूवमेंट में हमारी आइडियोलॉजी शेयर हुई। फिर 1990s के बाद इकोनॉमिक कॉपरेशन हुआ, टेक्निकल असिस्टेंस हुआ। आज भी हम लोग अफ्रीका को बहुत हेल्प करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। इवन मैं खुद अपनी बात करूं तो मैं तो खुद अफ्रीका में एक फाइनेंशियल कंपनी ओपन कर चुका हूं, घाना में। तो द पॉइंट इज दैट कि हमारा बिजनेस चलता है वहां से। अब होता क्या है, 2015, ये चीज समझना आपके लिए जरूरी है और याद रखना जरूरी है। 2015 में क्या होता है गुरु, एक टर्निंग पॉइंट आया। सभी 54 अफ्रीकन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। 17 नए इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस हम लोग को देखने को मिले। डिजिटल पार्टनरशिप मजबूत हुई और इंडिया ने सपोर्ट किया अफ्रीकन यूनियन के G20 मेंबरशिप को। तो ये 2015 में ये वाली कहानी हो गई। मतलब क्लियरली ऑफिशियल लेवल पर हम बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं। बट उसके बाद से अफ्रीका और इंडिया के बीच में कोई ऐसी फॉर्मल समिट नहीं हुई। तो हमने बोला कि नहीं भाई, अब इसकी दोबारा से हम समिट जो है वो शुरू करें। ये कुछ आंकड़े लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हमारा $100 बिलियन से ज्यादा ट्रेड है इंडिया अफ्रीका का। इंडिया अफ्रीका का टॉप 3rd ट्रेडिंग पार्टनर है, टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर में से एक। इंडिया का टोटल इन्वेस्टमेंट वहां पर $75 बिलियन का है। हाइड्रोकार्बन, टेलीकॉम, डिजिटल सर्विसेज, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में हम लोग जो है वो बहुत वो करते हैं। 38 अफ्रीकन लीस्ट डेवलप कंट्रीज को 98% से ज्यादा टैरिफ फ्री एक्सेस दे रखा है हमने। सपोर्ट भी करते हैं भाई, सस्ते में सामान देते हैं, कम ड्यूटीज लगाते हैं। मिनरल्स, एग्रो प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, इनको जो है वो प्रमोट करते हैं। $10 बिलियन का हमने लोन दे रखा है इनको, 42 कंट्रीज को। देखो क्लियरली इंडिया का लाइन ऑफ क्रेडिट $10 बिलियन का है, सॉफ्ट लोन। पावर, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, ड्रिंकिंग वाटर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सब एरियाज कवर्ड है। रीसेंट $40 मिलियन का लोन जो है वो इकोवास बैंक को जो है वो दिया गया था, जो बताता है कि इंडिया जो है वो अफ्रीका लेड मॉडल्स को भी सपोर्ट करता है। डिजिटल इनिशिएटिव्स की बात करें, EVBAB, रिमोट क्लासरूम्स, टेलीमेडिसिन, सर्विस डिलीवरी में जिसने मेजर इंपैक्ट दिया। 40,000 से ज्यादा अफ्रीकन ट्रेनीज हैं हमारे यहां पर। हम अफ्रीकन को ट्रेन करते हैं। आज की डेट में हमारी वजह से वो पॉलिसी मेकर्स बन गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स बन गए, इनोवेटर्स बन गए। IIT मद्रास जानजीबर कैंपस भी है, इंडिया का पहला ओवरसीज IIT, ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। कोर्सेज डेटा साइंस, AI के यहां पर चलते हैं। सोचो आप, हमारा एक पहला ओवरसीज IIT अफ्रीका में। AI कीमी 2025 नेवल एक्सरसाइज, 9 अफ्रीकन नेवीज के साथ हम लोग को देखने को मिली, ये फैक्ट लिख लेना। इंडिया मेजर कंट्रीब्यूटर है, आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में जो अफ्रीका में चल रहे हैं। पता है आपको, अफ्रीका में जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन जो चल रहे हैं, और इंडिया तो सबसे ज्यादा अपने सोल्जर्स भेजता है, तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा हमारे लोग तैनात हैं, हमारे सिक्योरिटी पर्सनल तैनात है, हमारे ऑफिशियल्स तैनात है। तो ट्रस्टेड पार्टनर है ये। अफ्रीकन कंट्रीज हमारा UPI को अडॉप्ट कर रही हैं। E-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम्स, हेल्थ प्लेटफॉर्म्स, पेमेंट सिस्टम, एजुकेशन नेटवर्क, ये पूरी चीज अफ्रीका में लाने के लिए हम हेल्प कर रहे हैं। तो इंडिया का सपोर्ट बहुत ज्यादा है अफ्रीका के साथ। अफ्रीका इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंडर भी काम कर रहे हैं। इवन ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ब्लू इकोनॉमी, रिन्यूएबल एनर्जी कॉरिडोर्स, इन सब एरियाज पर भी लगातार काम चल रहा है। बट चैलेंजेस भी हैं, कई कई जगहों पे डर भी लगता है। कई सारी कंट्रीज में, जैसे हम लोग ही घाना में घुसे तो हमें भी डर लग रहा था कि कहीं कोई मिलिटेंट आके हमारे को प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करने लगे। टचवुड अभी तक तो नहीं हुआ, इन फ्यूचर अगर होगा तो देखेंगे, डील करेंगे, क्योंकि वहां पर भी मिलिटेंट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है। सोमालिया वोमालिया देख लो, पता लगे सोमालिया में जाकर बिजनेस करेंगे, वहां पे उड़ाई देंगे ये लोग आके। क्योंकि केनिया वगैरह, पहले केनिया का था हमारा एक ब्रांच डालना, वो मैंने मना कर दिया कि केनिया नहीं हो पाएगा भाई। तो अभी घाना के लिए किया है।
और सब कुछ अभी तक तो स्मूथ चल रहा है, लेट्स सी कि इन फ्यूचर क्या होगा। अफ्रीकन इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, ट्रेड में चाइना जो है वो काफी आगे है। चाइना नाटक करता है ना यार, जहां साला हम लोग सोचते हैं कि हम जाके हाथ मिलाएंगे, वो पीछे से आकर पहले ही खड़ा रहता है कि थप्पा ऐसे कर देता है वो। शाना है, क्योंकि हर जगह अपने रिलेशनशिप बनाना चाहता है वो। रिलेशनशिप नहीं, हर जगह अपने लोगों को रखवाना चाहता है जिससे कि इन्फ्लुएंस कर सके। इसी को कहते हैं डिप्लोमेसी। इंडियन प्रोजेक्ट्स में डिलेज हो रहे हैं, कई बार प्रोसीजर्स हर्डल बन जाती है, कई बार टेंडर स्लो पास होता है, कई बार सब कुछ है बट पैसा नहीं है, तो इसलिए और डिले हो रहा है। और 2015 से हमने सबमिट नहीं करी है, इसीलिए आज की डेट में ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं कि अफ्रीका के साथ सबमिट करने की आवश्यकता है। प्राइवेट कंपनीज थोड़ा सा डरती भी हैं वहां पर, जैसे कि हम लोग, अब मैं अपनी बात करूं तो थोड़ा डर डर भी लगता था, क्योंकि वहां पर दिक्कतें हैं। यहाँ पर तो जनरली दिक्कतों को बताया नहीं गया, हाँ यहाँ ये बताया गया ना, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी है। सूडान वाले एरिया जो मैं भी आपको बता रहा था, साहिल सूडान वाले एरिया में डर लगता है, पता लगे वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट करने जाओ तो बंदूक लेके खड़े हो जाए वो लोग, खिलाओ भैया, निकालो पैसा, हमें भी 2 हफ्ता। तो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट को रेगुलर इवेंट बनाना जरूरी है। डेडिकेटेड सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, जॉइंट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, लिंक पेमेंट सिस्टम्स पर काम करें, हेल्थ एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स जो है वो दोनों के बीच में, दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में शेयर हो, ग्रीन हाइड्रोजन, ईवी, मिनरल्स, एआई इनोवेशन, स्टार्टअप इकोसिस्टम, इन पर दोनों मिलकर जो है वो काम करें, क्योंकि फ्यूचर यही है ना। और प्रोजेक्ट डिलीवरी पर सबसे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। और पीपल टू पीपल कनेक्शन रिलेशनशिप को और मजबूत बनाए। एनुअल एक्सरसाइज जो है, जैसे एआई कीमी जो हम लोग को देखने को मिल रही है, एनुअल एक्सरसाइज बनाओ। तो ये चीजें थोड़ी सी जो है आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट। अब ये वाला जो टॉपिक है अफ्रीकन स्वाइन फीवर का, ये अक्सर साल में 2-1 बार तो नजर आ ही जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अफ्रीकन स्वाइन फीवर लिख लेना। आसाम में इसके केसेस बढ़ गए गाइस, बताया जा रहा है कि आसाम में अचानक से इसके केसेस बढ़े, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट ने इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट बैन इंपोज कर दिया कि भाई आप आपस में डिस्ट्रिक्ट में एक जगह से दूसरी जगह मूव मत करो अभी, क्योंकि ये केसेस बढ़ रहा है। तो ये सिर्फ हेल्थ इशू नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक, लाइवलीहुड, वेटनरी गवर्नेंस का भी बड़ा मामला है। क्योंकि आसाम का, देखो स्वाइन मतलब सुअर होता है ना, पिग। तो आसाम का पिगरी सेक्टर जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे बड़ा लाइवलीहुड बेस है, पता है आपको। काफी सारे लोग जो है वो इस सेक्टर में काम करते हैं, पिग स्वाइन वाले सेक्टर में। उनको मारना काटना मतलब वही उनकी वो करना, खेती करना, खेती बोलेंगे ना, पालन पोषण उनका। तो वो, तो उसमें बहुत सारे लोग, यानी कि वही सुअरों के पशुपालन में काफी सारे लोग इन्वॉल्व हैं। बस यही था एक टॉपिक आसाम के अंदर हुआ। अब आपको तो ये पता होना चाहिए कि एएसएफ जो है वो है क्या, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ये लिख लो। तो ये बहुत तेजी से फैलने वाला वायरल हेमरेज डिजीज है, लिख लेना। काफी तेजी से फैलने वाला वायरल हेमरेज डिजीज है। ये हमारे देसी सुअर और जंगली सुअर दोनों को अफेक्ट करता है, लिख लीजिएगा। ह्यूमन हेल्थ पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं देखने को मिला है अभी तक। अभी तक ह्यूमंस पर कोई इंपैक्ट नहीं है, ठीक है, अभी तक लिखिएगा, टिल नाउ। बट पिग की पॉपुलेशन में तो बैंड बजा रखी है। इसमें 100% मॉर्टेलिटी रेट है, यानी कि 10 लोगों को 10 सुअरों को ये प्रॉब्लम हुई तो 10 के 10 सुअर मर जाएंगे। बड़ा खतरनाक है ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर। और सबसे खतरनाक चीज कि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, लिख लीजिएगा। ये बीमारी 2019 में चाइना से साउथ ईस्ट एशिया गई, फिर 2020 में इंडिया पहुंच गई। यहां पे लिखा हुआ है ना, 2020 में इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश, आसाम में सबसे पहले देखने को मिली। तो आसाम में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार ने, मैंने आपको बता दिया ना कि इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट जो है पिग्स के, उस पर बैन लगा दिया ताकि बीमारी जो है वो स्प्रेड ना हो।
वेटनरी डिपार्टमेंट के मॉनिटरिंग डेटा के अनुसार जनवरी से अब तक 297 सॉरी जनवरी से अब तक ये बताया जा रहा है 297 ही है ना वैसे, शायद लिखा नहीं है, मैं बता देता हूं आपको, एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था, हाँ ये लिखा हुआ है यहाँ पे 297। जनवरी से अब तक 297 एपी सेंटर्स आइडेंटिफाई किए गए, समझ रहे हो आप, जहां पर ये काफी तेजी से फैल रही है। इन एपी सेंटर्स में बीमारी कंफर्मेशन के बाद कंटेनमेंट जोन जो है वो बनाए गए हैं। एपी सेंटर पता है ना कि एक एरिया जहां पर वायरस जो है वो पहली बार कंफर्म हुआ, उसको एपी सेंटर बोलते हैं, और उसके फिर आसपास के कुछ डिस्टेंस तक के एरिया तक पूरा लॉकडाउन टाइप का बना दिया जाता है कि इस एरिया के लोग बाहर ना जाएं, मतलब जानवर, पिग्स, ठीक है। तो इन्फेक्टेड पिग के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ये बीमारी हो जाती है। कई बार ये भी हम लोग को देखने को मिलता है कि पिग जो है वो कुछ ऐसी चीज खा ले जिसमें ऑलरेडी वायरस है, तो उसको भी हो सकता है। कुछ इक्विपमेंट से, गाड़ियों से वायरस चिपक कर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो वही है, उसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये भी लिखा है सॉफ्ट टिक्स, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, तो ये भी एक बायोलॉजिकल वेक्टर का काम जो है वो करते हैं, वायरस को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करते हैं। जैसे वो नहीं होता कि पॉलिनेशन में मक्खी के पैर में पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं तो पॉलिनेशन हो जाता है, वैसे ही बीमारियां भी इसी तरीके से फैलती हैं, वायरस भी। हजारों सुअरों की डेथ होती है इसके कारण, हजारों की संख्या में। जो लोग सुअर का पशुपालन करते हैं उनको बड़ा लॉस होता है, इकोनॉमिक लॉस। पॉर्क मार्केट सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाता है, प्राइस जो होते हैं पॉर्क के वो उसमें, क्योंकि लोग खाते भी है ना इसको, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो अभी तो मूवमेंट बैन इन लोगों ने जो है वो कर दिया है, अब लेट्स सी। तो जितनी चीज लिखने वाली थी बस वो चीज लिखो आप, उससे ज्यादा लिखने की जो है आवश्यकता नहीं है। खतरनाक चीज ये है कि इसकी वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब रुद्र ब्रिगेड की बात करते हैं हम लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियन आर्मी के रीस्ट्रक्चरिंग प्रयास में एक माइलस्टोन माना जा रहा है रुद्र ब्रिगेड। ये ऑल आर्म इंटीग्रेटेड फॉर्मेशन है। यार कल है संडे, मैं चाह रहा हूं कि कल इस टॉपिक को जो है वो उठाता हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं एक दो आर्टिकल और जो है वो उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो कवर करूं। तो आज का टॉपिक नंबर 4 और टॉपिक नंबर 5 कल अपन जो है वो कवर करते हैं। कल संडे वाले दिन आएगा लेक्चर मेरा, क्योंकि 2 टॉपिक्स और हैं बच गए, तो 4 टॉपिक्स अपन कल कवर करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, जय श्री महाकाल।